नमस्कार, मैं श्यामनंदन कुमार आपका एएसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जागरण। डेट 11 जून 2021। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें साल भर की तैयारी करनी रहती है। साल भर की जो करंट अफेयर होते हैं उसकी तैयारी करनी रहती है एग्ज़ाम को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो इसलिए आप प्रीवियस जो पेपर जो डाले गए हैं उसको भी समय मिले तो उसको भी देखते रहें। चलिए हम देखते हैं आज का पहला न्यूज। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये किन दो देशों के बीच में है? चाइना और इंडिया के बीच में। क्यों अभी न्यूज में है ये? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान अभी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट, डोमिनिका के मेहुल चौकसी को घोषित किया अवैध प्रवासी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में वांछित, ये पंजाब नेशनल घोटाले में जो थे ये जो है ना मुख्य आयुक्त हैं, इन्होंने डोमिनिका में शरण ली थी। लेकिन हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि डोमिनिका है क्या। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बीच में जो है ना ये डोमिनिका कैरेबियन आइलैंड जो है ना वहाँ पे स्थित है, एक आइलैंड है। ठीक, यहीं पे आपका क्यूबा, जमैका, तो कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए, लोकेशन को हम फिर एक बाद में फिर देखेंगे, जब नेक्स्ट न्यूज पढ़ेंगे उसमें लोकेशन पे फोकस एरिया रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्लान चलाने जा रही हैं। उनका नाम है जान है तो जहान है। कोविड वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में, खासकर गांव दूर दराज से लोग जो होते हैं उनके गाँव में जो काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि वैक्सीनेशन लेने से वो तरह की समस्या हो रही है। लेकिन इसी के लिए जागरूक फैलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या एक जो है ना एक मुहिम चलाया है। इसका नाम है जान है तो जहान है। स्पेशल फोकस एरिया कहाँ रहेगा? स्पेशल फोकस एरिया रहेगा गाँव, रूरल इलाकों को स्पेशल टारगेट किया गया है इसमें। दुनिया के सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण, आबादी ही हमारी इतनी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण होगा ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सिंधु जल संधि ये कब हुई थी? 1960 में। सिंधु जल संधि जो हुई थी वो हुई थी 1960 में। किन देशों के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके अंतर्गत भारत को ब्यास, रावी, सतलज पे अधिकार मिला था यहाँ पानी यूज करने का, और पाकिस्तान को मिला था अधिकार चिनाब, झेलम और सिंधु, तीन रिवर। कब हुई थी? 1960 में ये संधि हुई थी। इसी पे अभी मुद्दा बना हुआ है रावी पे, शाहपुर कुंडी बांध परियोजना। शाहपुर कुंडी बांध परियोजना, सब पहले देखते हैं कि ये परियोजना क्या है। ठीक, ये किस नदी पे है? रावी रिवर पे है, और यह कहाँ पे है? गुरदासपुर जिले, पंजाब। गुरदासपुर जिले में है, पंजाब में है, रावी नदी पे है। ठीक, इससे जो ये जैसा टारगेट रखा गया है, ये अभी कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये ऐसा टारगेट रखा है 2022 तक इसको कंप्लीट करना है। इसके जरिए जो है जो पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर दोनों को इससे फ़ायदा होगा। दोनों को सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए सिंचाई में फ़ायदा होगा। तो अब देखते हैं हम ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर है, ये पंजाब हो गया, और ये झेलम रिवर, सॉरी रावी रिवर हम यहाँ देख रहे हैं, ये पंजाब में। यहाँ ये है हमारा शाहपुर कंडी बांध परियोजना। हालांकि ये काफ़ी पहले ही बनाने के लिए बात हुई थी, लेकिन कुछ जम्मू एंड कश्मीर पंजाब के कारण, मुद्दे के कारण फिर इसको कंस्ट्रक्शन को जो है बंद कर दिया था, लेकिन फिर अब इसको चालू किया गया है। इसी में एक परियोजना और है जो रंजीत बांध परियोजना। ये कहाँ है?
ये जो है ये भी पंजाब में स्थित है। कहाँ पे, किस पे, रावी रिवर पे। तो हमने यहाँ क्या देखा, सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। 3 रिवर ब्यास, रावी, सतलज पे भारत कंट्रोल करता है, चिनाब, झेलम और सिंधु। ठीक, इससे पहले ये था, मुद्दा ये उठ रहा था कि रावी रिवर का प्रॉपर सही तरह से पानी जो इस संधि के अंतर्गत रावी का जो पानी है, रावी नदी का, वो जो है ना भारत नहीं यूज कर पा रहा है। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे अब ये शाहपुर कुंडी बांध परियोजना बन जाएगी तो भारत जो है उसका सही तरह से जो संधि के अंतर्गत है उतना पानी का उपयोग कर पाएगा। इससे एक चीज़ और होगा कि पाकिस्तान में जो पानी का बहाव है वो थोड़ी सी अफेक्टेड होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज। कू, व्हाट इज कू, क्यों न्यूज में है ये? कू जो है ना एक भारत की माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक ए ट्विटर पर जिस तरह हम ट्वीट करने के लिए किसी भी इशू पे हम ट्वीट करते हैं, ठीक, उसी तरह ये जो है ना भारत का अपना स्वदेशी है। क्या नाम है उसका? कू। इसमें हमारे देश के जो मिनिस्टर है वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी इस पर जुड़ के जैसे ट्वीट करते हैं उसी तरह इस पर ये जुड़े हुए हैं। ये भारत का स्वदेशी है। मुद्दे में क्यों है? नाइजीरिया सरकार ने अपने देश में अमेरिकी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया था। ये मुद्दा था, नाइजीरिया ने वहाँ पे जो है ना ट्विटर को जो है ना वहाँ पे निलंबित कर दिया था। ये मुद्दा हमारे लिए नहीं है। नाइजीरिया सरकार जो है ना, नाइजीरिया सरकार भी इसमें क्या हुआ, इसमें नाइजीरिया सरकार ने कू पर बनाया आधिकारिक अकाउंट। नाइजीरिया सरकार भी इसको जो है ना, इस कू जो ऐप है, जो प्लेटफॉर्म है, जो जस्ट लाइक ट्विटर की तरह ही है, जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, उसका जो नाइजीरिया सरकार भी यूज कर रही है, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली यूज कर रही है। इसलिए न्यूज में हमें क्या याद रखना है, कू क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक ए ट्विटर की तरह। हालांकि बहुत सारे फंक्शन ट्विटर की तरह नहीं है, डिफरेंस है। हाँ, कू की एक और विशेषता यह है कि यह रीजनल लैंग्वेज भी है, जैसे मलयालम, तेलुगु, इन लैंग्वेज भी आप वो इस है ना ऐप का, इस ऐप कू एक ऐप है। ठीक, किस तरह का ऐप? एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जस्ट लाइक ट्विटर जो यूज़ करते हैं उसी तरह यूज कर सकते हैं। इसमें ये व्यवस्था विशेष तरह दिया है कि आप ये रीजनल लैंग्वेज भी है, जैसे हिंदी इंग्लिश तो है ही, उसके अलावा क्षेत्रीय लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु और सारे रीजनल लैंग्वेज को जो है ना इसमें जोड़ने की बात की जा रही है। चलिए, तो हमने कू को अच्छी तरह समझा। अब हम देखते हैं, केंद्र ने नागरिकों से पद्म सम्मान के लिए नामों की सिफारिश करने को कहा। केंद्र ने क्या क्या जानते हैं कि गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को होता है, ठीक, उस पर जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है, यूँ कहें तो सब नागरिक सम्मान दिया जाता है। उस पर उन्होंने लोगों से सजेशन मांगा है। ठीक, नाम जो है ना, नाम को भेजने के लिए कि किन्हें मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए, कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा कि इन आदमी को भेजना है और क्यों भेजें, क्यों मतलब इनको जो नागरिक सम्मान पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये जो है तो हमें यहाँ देखना ये है कि नागरिक सम्मान कितने तरह के होते हैं। पहली बात, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न। यहाँ याद रखें, नागरिक सम्मान, ठीक, ये भारत रत्न। दूसरा में आता है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने इससे पहले बोला था, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही दिए जाते हैं ये नागरिक सम्मान। ये गणतंत्र दिवस कब? 26 जनवरी। ओके, उसके बाद आता है पद्म सम्मान। पद्म सम्मान के अंतर्गत 3, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। अब यहाँ क्वेश्चन हमारे लिए क्या बन सकता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री? तो सबसे होगा भारत रत्न, अगर सर्वोच्च की बात कर रहा है। ठीक, अब ये बोला जाए कि पद्म में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म सम्मान में सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि पद्म सम्मान में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो क्या है? पद्म विभूषण। ओके, ऐसे बोले। अब फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा, ठीक है ना, पद्म सम्मान में सर्वोच्च नागरिक सम्मान में चौथे नंबर पर कौन सा है? तो चौथे नंबर पे हमारा हो जाएगा पद्मश्री। तो इसमें आप याद रखें सर्वोच्च
जनरल में सर्वोच्च सबसे कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, ठीक। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, चौथे नंबर पर पद्मश्री। ऐसे भी याद रखने का एक अच्छा तरीका है, ठीक। चलिए दूसरी नाइजीरिया को देखना है। नाइजीरिया अफ्रीका का किस पार्ट में रहता है स्थित है, तो वो जो है वेस्टर्न पार्ट में। देखिए यहाँ पे ये भी अटलांटिक महासागर हो गए, ये पूरे जो होंगे ये अटलांटिक महासागर पार्ट हो गए, ठीक। ये ईस्टर्न साइड में नहीं है, ठीक है, ये वेस्टर्न साइड में नाइजीरिया है। इसी से सटा हुआ है चाड, नाइजर, ओके। लोकेशन को तो फिर हम जब अच्छी तरह से वीडियो बनाएंगे उसमें लोकेशन फोकस एरिया रहेगा, क्या कि एग्जाम में लोकेशन पूछे ही जाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक लोकेशन का और आ गया, कुवैत। क्यों न्यूज में है हमारे ये, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, अभी हमने पढ़ा था कहाँ पे, कतर में भी ये गए थे। कतर के बाद ये कहाँ पहुंचे हैं, कुवैत में। कतर का लोकेशन इससे पहले वाले हमने न्यूज में देखा था, दैनिक जागरण के न्यूज में, ठीक। ये जो अब देखते हैं कुवैत है क्या, ये देखिए फारस की खाड़ी के अंतर्गत ही हमने देखा था कि यहाँ जो देखिए कतर है, फारस की खाड़ी में ये जो है ना कतर, ठीक। इधर सऊदी अरबिया हो गया वेस्टर्न साइड में, उधर ईरान हो गया, ये पूरी की पूरी जो है ये देखते हैं ये फारस की खाड़ी हो गई। इंपॉर्टेंट ये सब जो गल्फ इलाका क्यों हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हमारे ये जो है यहाँ से जो भारतीय वहाँ रहते हैं, तो एक बोला जाए कि आमदनी का वहाँ स्रोत है, ठीक। स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो आप यहाँ देख लिए। अब हम देखते हैं कुवैत है क्या, देखिए ये कुवैत है, ये जो पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट में देख रहे हैं, फारस की खाड़ी के ये नॉर्दर्न पार्ट में है, ये जो है ना ये कुवैत। कतर भी देखा, कुवैत भी देखा, कतर इससे पहले भी हमने कवर कर चुका है, ठीक। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उसको। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये हमने यहाँ पे उन्हीं न्यूज को कवर करने की कोशिश किया है जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जानकारी के लिए बता दें कि 2 अगस्त से जो है यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग की साक्षात्कार होने वाली है। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या है। हाँ ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, क्या है, उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहा है रुझान पर पढ़ाने वाले की कमी, यानी कि स्टूडेंटों की संख्या जो है बढ़ रही है उच्च शिक्षा में, लेकिन टीचर की संख्या जो है वो घट रही है, ठीक। यही इस रिपोर्ट में बताया गया। उच्च शिक्षा के छात्रों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कि शिक्षा में जो है ना उच्च शिक्षा में छात्रों का जो रुझान काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए बीबीए, एलएलबी, बीएड जैसे पाठ्यक्रम में तो बढ़ा है, लेकिन जैसे बीटेक में गिरावट आई है, बीटेक, एमबीए इन सब चीज़ों में गिरावट आई है। अब हम देखते हैं टीचर और शिक्षक का, देखिए 2015-16 के अनुसार देखें तो 15.18 लाख जो है ना टीचर थे उच्च शिक्षण संस्थान में, ठीक। लेकिन वो घट के 15.03 लाख हो गए हैं, मतलब काफ़ी घटा, मतलब 15.3 लाख, मतलब इनकी संख्या घटी है। पहले जो था 18/1 मतलब 18 बच्चे पे एक टीचर थे, ठीक, उच्च शिक्षण संस्थान में। अब क्या हो गए हैं, 26 पर 1 हो गए हैं, यानी कि स्थिति सही नहीं है। टीचर की जनसंख्या बढ़ाने की ज़रूरत है उच्च शिक्षण संस्थान में, सही। तो देखते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, हम लोग एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आए तो एक पॉइंट तो हमारा ही बन जाता है कि उच्च शिक्षण संस्थान में अगर सुधार करना चाहते हैं तो शिक्षकों की संख्या बढ़ाया जाए। चलिए एक जो मिसकंसेप्शन है लोगों में उसको देखते हैं, ठीक। ऐसा है कि जैसे अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, वैक्सीनेशन लिए जा रहे हैं, तो ऐसा लोगों में ये मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि टीका लेने के बाद अगर बुखार नहीं आया, थकान नहीं आया तो वो इफेक्टिव नहीं है, मतलब आप पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस रिपोर्ट में यही बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। किसी जिसमें ये होता क्या है, जैसे टीका लेते हैं तो वाइट ब्लड सेल जो है ना जहाँ पर टीका लेते हैं उस ओर काफ़ी स्पीड से दौड़ती है, जिसके कारण आप थकान सा महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में होता है कि ऐसा नहीं हो पाता है, वो इम्यून सिस्टम का हर लोगों में अलग अलग तो वेरिएशन हो सकता है, हर लोगों में किसी में ज़्यादा इफेक्टिव, किसी में कम इफेक्टिव, इस कारण ऐसा होता है, ठीक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन सब पे इफेक्टिव है। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, जिसको थकान नहीं महसूस हो रही है उनको भी। लेकिन यहाँ एक और सुझाव भी दिया गया है, अगर वैक्सीनेशन लेने के बाद अगर सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, और हमारे लिए एक और न्यूज आ गया, पीर पंजाल बनिहाल और काजीकुंड सुरंग, बनिहाल और काजीकुंड सुरंग। ठीक, ये हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, बनिहाल और काजीकुंड सुरंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यह किस रेंज में स्थित है, तो यह है पीर पंजाल रेंज में स्थित है। और कहें बनिहाल दर्रे के ठीक नीचे राजमार्ग में यह बनाया गया है। बनिहाल दर्रे के ठीक समझिए पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज के अंतर्गत ठीक बनिहाल दर्रे हैं, उस दर्रे के ठीक नीचे राजमार्ग पे, ठीक नीचे राजमार्ग के अंदर जो है ना बनाया गया है। यह कहाँ से कहाँ, जो ऑलरेडी नाम दे चुका है, बनिहाल और काजीकुंड। बनिहाल जो है ना जम्मू रीजन में पड़ जाता है, और काजीकुंड पड़ जाएगा आपको श्रीनगर वाला जो वैली है, ये देखिए वैली, ऐसे समझिए आप, ये वैली है ठीक, ये आप समझ जाइए जम्मू वाले रीजन, जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, तो इसको जे बोलिए, इसको कश्मीर वाले रीजन बोलिए। कश्मीर में जो है ये वैली वाला जो रीजन है, यहाँ से सुनिए सब एक तरह समझिए जम्मू एंड कश्मीर को दोनों को यह कनेक्ट करेगा। सबसे काजीकुंड और बनिहाल के बीच में, बनिहाल किस रीजन में पड़ेगा, जम्मू वाले रीजन में। यहाँ देखिए जम्मू के बनिहाल तथा कश्मीर के काजीकुंड, जम्मू के बनिहाल और कश्मीर के काजीकुंड के बीच ये 16 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। इससे जो है ना 16 किलोमीटर की दूरी कम तो होगी ही होगी, प्लस क्या होता था कि बर्फबारी के दिनों में काफ़ी समस्या होती थी ट्रेवल करने में ठीक, तो वो जो समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़े, हमने कल के न्यूज़ में काफ़ी अच्छी तरह से कवर किया था, मस्त, आपको ज़रूर जाकर देखना चाहिए, एमएसपी पे है, वो काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे कल के न्यूज़ में ठीक। तो उसमें दिया हुआ है ठीक, तो उसमें हमने देखा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था हम लोगों का, वह था कि सरकार जो क्या कर रही है, वो फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा है, क्योंकि दाल और तेल का आज जानते हैं हम लोग काफ़ी आयात करते हैं, जिसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं ठीक। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है कि जो हमारे किसान जो है अधिकांशतः वो चावल गेहूं पे ही अटके रहते हैं, चावल गेहूं की ज़्यादा खेती करते हैं। लेकिन इस बार क्या किया है सरकार ने, घोषणा की, कल के पेपर में दिया हुआ, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, मस्ट गो एंड सी ठीक। तो फसल विविधीकरण को बढ़ा दिया, उसमें दाल और तेल के जो है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया, ताकि किसान जो है ना दाल और तेल का उपजाए ठीक, जिससे हमारी आयात पर जो है ना हम थोड़ा आयात कम करें, जिससे हमारा जो है ना पैसे में बचत हो। ये मुद्दा है यहाँ पे 2 पॉइंट है ठीक। दाल और तेल के बढ़ावाकरण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बार काफ़ी जो है, बाकी एमएसपी पे बहुत अच्छा तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जहाँ एमएसपी से रिलेटेड कोई भी आपको वहाँ पे समस्या उसके बाद नहीं रहेगी, उस वीडियो को पढ़ने के बाद। आज का कोई आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, एक तो कल हमने काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, घर घर राशन वितरण योजना, ये किस देश से संबंधित है, ये दिल्ली से संबंधित है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक योजना है, घर घर राशन योजना। उसमें हमने देखा था वन कार्ड योजना को भी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। पेपर में कोशिश हम यही करते हैं कि सारा एक ही जगह पढ़ा दिया जाए, कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना हो ठीक। थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो उस करंट वाले वीडियो में जब हम डालेंगे या डाल रहे हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं एशियन के क्लासेस पे। आज में इंटरनेशनल न्यूज़ में भी कुछ उतना खास है नहीं, आज के न्यूज़ में उतना कुछ खास है नहीं, कुछ पॉइंट है जो जितना हमें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसको हमने काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है ठीक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आज शायद लगता है एक और न्यूज़ जो हमारे लिए बचे हुए हैं उसको देखते हैं। हाँ, ये आइए अब देखते हैं हम, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, या काफ़ी जो ज्योग्राफी वाले बच्चे होंगे, जो जिनकी ज्योग्राफी होगी या जनरल जो नॉलेज जो रखते होंगे, उनके बारे में अच्छी तरह से पता होगा। ये है ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ है, तो ये पैसिफिक ओशन में भी, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, पैसिफिक ओशन में, ऑस्ट्रेलिया के ठीक
ईस्टर्न पार्ट जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये मूंगे की चट्टान है। ग्रेट बैरियर क्या है? एक मूंगे की चट्टान है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में है। तो हमसे ये पूछ सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ठीक। तो ये पैसिफिक ओशन में होंगे। और दूसरा हिस्ट्री से रिलेटेड जो आज है, बिस्मिल की बहादुरी, ये है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, या इन्हीं की रचना है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी, राम प्रसाद बिस्मिल जी की, ठीक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल, काकोरी कांड से ये रिलेटेड है। काकोरी कांड के कारण ही इन्हें जो है ना फांसी पे चढ़ाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, ये ब्लैक कार्बन, ये ब्लैक कार्बन क्या है, व्हाट इज अ ब्लैक कार्बन, उसके बाद समझाते हैं आपको। ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन, लकड़ी या अन्य ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्सर्जित पार्टिकुलेट मैटर को ब्लैक कार्बन कहते हैं। समझते हैं। सपोज कीजिए आपने लकड़ी जलाया, ठीक, जीवाश्म जलाया, जैसे कोई डेड बॉडी से जलाया, वो जो अच्छी तरह से नहीं जलते हैं तो वो पार्टिकल का निर्माण होता है। वो पार्टिकल जो है ना, सारे वो पार्टिकल है ना, वो ब्लैक कार्बन के अंतर्गत आता है। इन्हीं सबको ब्लैक कार्बन बोलते हैं। न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ बात की जा रही है कि 24% तक 24% तक बात जो है ना गर्मी बढ़ी है। कहाँ पे? तो मध्य हिमालय क्षेत्र में, यानी कहने का अर्थ है हिमालय के पूरे पार्ट को हम लेते हैं, ठीक, पूरे पार्ट, इसको वेस्टर्न पार्ट मान लेते हैं, इसको ईस्टर्न पार्ट, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट मान लेते हैं। नॉर्थ से जैसे आप देखते हैं उधर ले सकते हैं आप, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका ले सकते हैं, मणिपुर वाला इलाका ले सकते हैं, इधर हम ले सकते हैं जम्मू कश्मीर का इलाका। इधर मिडल वाला पार्ट है अधिकांश जो नेपाल भूटान वाला इलाका है, उत्तराखंड वाला इलाका, इन्हीं के बारे में कहा रहा था। इस एरिया के बारे में ये बोले जा रहे हैं, ठीक। मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत नेपाल से लेकर भूटान के बीच भारत का उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड ले रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को भी शामिल कर रहा है। हालांकि वेस्टर्न पार्ट में कुछ पार्ट हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर का हो। इस इलाकों में जो है ना तापमान बढ़ा है पहले की अपेक्षा। पहले के उसका कॉज क्या है ये बता रहे हैं कि मुख्यतः जो है ना फॉरेस्ट फायर 20 से 30% कंट्रीब्यूशन जो है उनका, जो ब्लैक कार्बन के लिए वो जिम्मेदार है। फॉरेस्ट फायर ऑलरेडी मैंने बताया था कि लकड़ी के जलाने से, ईंधन के जलने से, जीवाश्म के जलने से, अपूर्ण दहन से ब्लैक कार्बन का निर्माण होता है। दूसरा ऑप्शन जो दे रहे हैं ये ब्लैक व्हीकल से जो है ना जो है ब्लैक कार्बन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कार्बन से क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं हमारे कि ये परमानेंट जो है ना आसमान में रहते हैं, नहीं, ये जब ब्लैक कार्बन जो है ना कई सप्ताह के लिए वायुमंडल में स्थिर रहते हैं, उसके बाद क्या होता है ये खत्म हो जाता है। अल्पकालिक प्रदूषक है ये, अल्पकालिक के लिए प्रदूषण पैदा करते हैं, ठीक। दूसरा हम यहाँ देख सकते हैं पॉइंट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी जो है 10 से 15% है। देखिए टोटल जो है ना वर्ल्ड में 66 लाख टन ब्लैक कार्बन उत्सर्जित होता है, ठीक, जिसमें से है भारत का जो कंट्रीब्यूशन है 66 लाख में 10 से 15% है, 10 से 15% है, ना कि 10 से 15 लाख है, ओके। 66 लाख का 10 से 15% आप निकाल सकते हैं कितना होगा, ठीक, 10 से 15%, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, यहाँ बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है जंगलों के जलन से, जंगलों में आग लगने से। दूसरा जो हमने बताया, दूसरा जो है व्हीकल से, दूसरा व्हीकल नहीं है, उसके बाद व्हीकल आते हैं, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो हो रहे हैं किससे, जलने से, क्योंकि तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से दो चीज़ें हो रही हैं। तापमान बढ़, एक तो आग में जो रेपिटेशन, आग में जो लगने की जो है ना रेपिटेशन है, जो संख्या है वो बढ़ी है, पिछले दशकों की अपेक्षा बढ़ी है। दूसरा जो है ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। तो 2 पॉइंट रखते हैं। तो बढ़े तापमान बढ़ने से क्या है, एक तो प्रदूषण के कारण बीमारी तो हो ही रहा है, वो तो आप कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक। ग्लेशियर पिघलना और जो आग जो एक नेचुरल वे में कम लगते थे, अब जो है ना आग की लगने की जो प्रवृत्ति है ना वो जो संख्या जो है बढ़ी है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आज हम यहाँ तक खत्म हो गया हमारा दैनिक जागरण। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बच के रहें। धन्यवाद।